हेलो एस्पिरेंट्स, होप यू ऑल आर गुड। तो कल हम लोग ने अपना चैप्टर 2 खत्म कर दिया था। अब आज से हम लोग का चैप्टर 3 स्टार्ट हो रहा है। क्या इसका टॉपिक का नाम है? पावर्टी एज ए चैलेंज। ठीक है, सबसे पहली चीज़, पावर्टी का मतलब क्या होता है? सीधे टर्म में बात करें तो पावर्टी का मतलब होता है गरीबी। ठीक है, तो देखो ओवरव्यू में स्टार्ट करते हैं। ओवरव्यू में ऐसा कुछ खास है नहीं, इंट्रोडक्शन में भी कुछ नहीं है। ठीक है, देखो देखो पावर्टी के बारे में ज़्यादा कुछ बताना नहीं है। ठीक है, जो है वो चैप्टर के अंदर आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये बना के लिख लेना, एवरी फिफ्थ पर्सन इन इंडिया इज पुअर। ठीक है, पहला पॉइंट है ये आपका, यहाँ से लेके यहाँ तक। दिस मीन्स रफली 270 मिलियन, और 270 मिलियन है ना, ये 270 मिलियन, और 1 मिलियन में याद रखना है, 1 मिलियन में 10 लैक्स होते हैं। ठीक है, 1 मिलियन में 10 लैक्स होते हैं, तो रफली 270 मिलियंस यानी कि 27 करोड़ पीपल इन इंडिया लिव इन पावर्टी। ये किसके हिसाब से? 2011-12 के सेंसस के हिसाब से है ये डेटा कि 27 करोड़ लोग पावर्टी में रहते हैं, यानी कि गरीबी में रहते हैं। दिस ऑल्सो मीन्स दैट इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट सिंगल कंसंट्रेशन ऑफ द पुअर इन वर्ल्ड। ठीक है, यानी कि सबसे ज़्यादा गरीब बोले तो मतलब क्या बोलने में गलत लगेगा, तो ये समझ जाना आप लोग। दिस ऑल्सो मीन दैट द इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट सिंगल कंसंट्रेशन ऑफ द पुअर इन द वर्ल्ड। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई आपको। तो नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्या है? ऊपर के 3 पॉइंट हो गए ना, अच्छे से लिख लिए। दे शो दैट द पॉवर्टी मीन्स हंगर। यहाँ पे समझ लेना, दीज टू टिपिकल, ऊपर की ये 2 केस थे जो अर्बन केस, ऊपर 2 केस दिए गए थे, अर्बन केस और रूरल केस, तो वो अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं था, वो बोर्ड्स वालों के लिए है। ठीक है, दे शो दैट द पॉवर्टी मीन्स हंगर एंड लैक ऑफ शेल्टर। ठीक है, पावर्टी का क्या मतलब होता है? भुखमरी नहीं, मतलब हंगर मतलब कि आपके पास खाने को ना हो। ठीक है, जो आपकी बेसिकली कहा जाता है कि 3 टाइम का खाना या 2 वक्त की रोटी है ना, तो ये हंगर का क्या मतलब होता है? जो आपके पास 2 वक्त या 3 वक्त की भी रोटी ना हो, खाने के लिए पैसे ना हो, आप इतने गरीब हो, है ना। हंगर का मतलब ये हुआ। एंड लैक ऑफ शेल्टर, आपके पास घर ना हो, आपके सर के ऊपर छत ना हो। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो अ सिचुएशन, इसको यहाँ से यहाँ तक का लिखना। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो it also is a situation in which parents are not able to send their children to school, or a situation where sick people cannot afford treatment. ठीक है, पॉवर्टी का ये पहला तो हम लोग ने समझ लिया कि किसी के पास खाने को ना हो, किसी के सर के ऊपर छत ना हो। ठीक है, दूसरा क्या? ऐसी सिचुएशन भी जब आप या फिर कुछ लोग अपने बच्चों को पढ़ने ना भेज पाएँ स्कूल में। समझ रहे हो ना बात को? तो पढ़ने ना भेज पाएँ, और क्या नाम, या फिर अगर वो बीमार हो तो वो अपना ट्रीटमेंट, सॉरी यार माइक चल गया था, हाँ, तो वो अपना इलाज ना करा पाएँ। ठीक है, यहाँ पे आते हैं। महात्मा गांधी वो ऑलवेज इंसिस्टेड दैट द इंडिया वुड बी ट्रूली इंडिपेंडेंट ओनली व्हेन द पुअरेस्ट ऑफ इट्स पीपल बिकम फ्री ऑफ ह्यूमन सफरिंग। यानी कि महात्मा गांधी का क्या कहना था कि इंडिया तब असल में आज़ाद होगा, इंडिपेंडेंट होगा, जब उसके खुद के लोग, यानी कि हम लोग इंडियन सिटीजन, ठीक है, उसके गरीब लोग फ्री हो जाएं किससे? ह्यूमन सफरिंग से, मतलब उन लोग को किसी बात की दिक्कत तकलीफें ना हो, तब हम लोग का देश सही में आज़ाद कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। पॉवर्टी या सीन एज सोशल साइंटिस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे देखना 3 पॉइंट आएंगे, हाँ 2 है, सॉरी। ठीक है, जो जितना भी ब्लू एरिया मार्क हो रहा है ना, वहाँ तक लिखना आप। तो क्या था हम लोग का? ठीक है, यूजली द इंडिकेटर्स। अब ये बताओ, हम लोगों ने पावर्टी समझ लिया, अब पावर्टी का मतलब क्या है? अरे मतलब पावर्टी का मतलब तो समझ लिया आपने, लेकिन पावर्टी हम लोग कैसे समझेंगे कि कोई इंसान पावर्टी में है, यानी कि गरीबी में है? क्योंकि अब देखो, हम एक अभी चीज़ बता रहे हैं, अभी आगे रिलेटेबल आपको लगेगी। जैसे मान लो आप 10 दोस्तों के बीच में रहते हो। ठीक है, 10 दोस्त जो हैं आपके, मान लेते हैं 1 लाख रुपए मंथ कमा रहे हैं, मतलब 9 दोस्त जिसमें से एक आप हो, तो उसमें से 9 लोग 1 लाख रुपए पर मंथ कमा रहे हैं, और आप 20,000 कमा रहे हो, तो आप क्या लगोगे? आप उन लोग के सामने आप गरीब लगोगे, बहुत ज़्यादा गरीब महसूस करोगे, है ना। इंसान यहाँ 5-10 हज़ार रुपये कमाने लगता है ज़्यादा, जैसे आप हो, आपके दोस्त 5-10-15 हज़ार रुपये ज़्यादा कमाने लगता है, तो आपको लगता है तब भी मैं गरीब हूँ। पर ये और बड़ा केस है, ठीक है, कि वो 1 लाख कमा रहा है, मैं 20,000 कमा पा रहा हूँ। ठीक है, तो आप अपने आप को गरीब समझो क्या? पर क्या आप सही में गरीब हो? हम ये चीज़ इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, वेरस अभी वही 20,000 रुपये आप किसी गांव देहात में लेके चले जाओ ना, तो आप पता नहीं कितनी लग्जरी वहाँ गांव के हिसाब से आप क्या ही लाइफ जी लोगे, है ना। तो यूजुअली द इंडिकेटर यूज टू रिलेट द लेवल्स ऑफ इनकम एंड कंजम्पशन। 2 तरह के इंडिकेटर्स होते हैं पॉवर्टी को मेजर करने के लिए। पहला क्या? कंजम्पशन, दूसरा क्या? इनकम। यहाँ पे लिख लेना कंजम्पशन, यहाँ पे लिख लेना आप इनकम। ठीक है, बट
Now poverty is looked through the social indicators like illiteracy level, lack of general resistance due to malnutrition, lack of access to healthcare, lack of job opportunities, lack of access to safe drinking water, sanitization, etc. ठीक है, ये जो यहाँ से इसने दिया है ना, ये आजकल का मतलब सोशल इंडिकेटर्स है, ठीक है, यानी कि ये मतलब जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में लिखा गया है कि पॉवर्टी के अंदर कौन आएगा, ये उसमें नहीं है, ये सॉरी हाँ, ये क्या है, सोशल इंडिकेटर्स हैं कि आपके पास अगर लिटरेसी नहीं है, आप मतलब ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हो, आपके पास मतलब ज़्यादा खाने को अच्छा खाने को नहीं है जिसमें आप न्यूट्रिशन निकाल पाओ, ठीक है, और आपके पास हेल्थ केयर नहीं है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, साफ़ पानी नहीं है आपके पास, खाना नहीं खा पा रहे हो, साफ जगह पे नहीं रह पा रहे हो, तो ये कुछ सोशल इंडिकेटर्स हैं, ठीक है। अब आते हैं दो चीज़ों पे, सोशल एक्सक्लूजन और वल्नरेबिलिटी। अब ये क्या है, एनालिसिस ऑफ पॉवर्टी बेसिस ऑन सोशल, ये देखो एनालिसिस है, ये पॉवर्टी हम लोग दो तरह से डिफाइन करते हैं, एक क्या कंजम्पशन, एक क्या अपनी इनकम। अब कंजम्पशन के क्या क्राइटेरिया हैं, इनकम के क्या क्राइटेरिया हैं, ये हम लोग आगे समझेंगे, ठीक है। फिलहाल अभी हम लोग क्या देखते हैं, पहले हम लोग एनालिसिस देखते हैं, ठीक है। एनालिसिस यहाँ पे लिख देता हूँ, एनालिसिस ऑफ पॉवर्टी, ठीक है। एनालिसिस ऑफ पॉवर्टी अगर हम लोग बात करें, एनालिसिस के बारे में बात करते हैं, तो पहला क्या होता है, सोशल एक्सक्लूजन, और दूसरा अपना क्या है, वल्नरेबिलिटी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट पॉवर्टी मस्ट बी सीन इन टर्म्स ऑफ पुअर हैविंग टू लिव ओनली इन ए पुअर सराउंडिंग विद अदर पीपल्स, ठीक है, एक्सक्लूडेड फ्रॉम एंजॉइंग सोशल इक्वालिटी ऑफ बेटर पीपल इन बेटर सराउंडिंग्स। यानी कि वही चीज़ हमने बताई ना कि आप मतलब ऐसी संगत में, जिसको हम कह सकते हैं ऐसी संगत में रह रहे हो कि आप लोग को लग रहा हो कि भाई मैं गरीब हूँ, जब मैं बहुत ज़्यादा अमीर हूँ, पर आप बाहर निकल के देख ही नहीं पा रहे हो कि अमीर लोग क्या हैं और सही में गरीब लोग क्या हैं, तो वो केस आ जाता है किसमें, सोशल एक्सक्लूजन में, ठीक है। वल्नरेबिलिटी की बात करें, वल्नरेबिलिटी टू पॉवर्टी इज अ मेजर विच डिस्क्राइब्स द ग्रेटर पॉवर्टी ऑफ सर्टेन कम्युनिटीज, ठीक है। वल्नरेबिलिटी के बारे में क्या कहते हैं, जैसे आप किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी या कास्ट में बिलोंग करते हो, मतलब ऑफेंड होने वाली चीज़ नहीं है, पर एनालिसिस वाली चीज़ है ना, कि आप पर्टिकुलरली किसी कम्युनिटी या फिर आप किसी कास्ट में ऐसे में बिलोंग करते हो जो ऑलरेडी मतलब उनका जो पास्ट रहा है वो थोड़ा सा वीक रहा है, वो पॉवर्टी के अंदर आए हैं, है ना, ये केस हो गया, ठीक है। जैसे मान लेते हैं ज़्यादातर जो SCs हो गए, ठीक है, देन उसके बाद OBC के कुछ लोग होते हैं, ठीक है, तो ये सब आ जाते हैं वल्नरेबिलिटी का, ये मतलब ज़्यादा डीप में समझने की जरूरत नहीं है, बस आप लोग को एनालिसिस के टर्म याद रखना है, सोशल एक्सक्लूजन और वल्नरेबिलिटी। डेफिनेशन नहीं पूछ रहा है ना आपसे, तो इतना नहीं, बस समझने की जरूरत है, तभी मैंने ऊपर से हेडिंग्स मार्क करी। अब बात करते हैं पॉवर्टी लाइन की। अभी हम लोग ने क्या देखा था, पॉवर्टी को मेजर करने के दो तरीके हो सकते हैं, एक क्या कंजम्पशन, एक क्या इनकम, ठीक है। अ कॉमन मेथड यूज टू मेजर पॉवर्टी इज बेस्ड ऑन द इनकम और कंजम्पशन लेवल, वही चीज हम लोग ने समझी। अब यहाँ पे पॉवर्टी मैं लिख देता हूँ, पॉवर्टी, और फिर यहाँ पे लिख देता हूँ कंजम्पशन, और यहाँ पे लिख देता हूँ इनकम, ठीक है। ईच कंट्री यूजेस एन इमेजिनरी लाइन दैट इज कंसीडर, मतलब हर कंट्री के अलग अलग, पहली बात तो क्राइटेरिया होते हैं, ठीक है, ये चीज याद रखना। ईच कंट्री यूजेस एन इमेजिनरी लाइन दैट इज कंसीडर अप्रोप्रिएट फॉर एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड एक्सेप्टेड मिनिमम सोशल नॉर्म्स, ठीक है, वही चीज मैंने बताई और ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। अ पर्सन नॉट हैविंग ए कार, अब ये देखो एक रिलेटेबल टर्म है, तो इसको लिखना चाहो तो लिख लेना, वरना ऐसा कुछ नहीं है इतना खास इस वाली लाइन में। अब पर्सन, अब ये समझ लो कि अगर आप अमेरिका में रह रहे हो, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स में रह रहे हो, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, USA में आप रहते हो, तो अगर आपके पास वहाँ कार नहीं है ना, तो आप वहाँ पे गरीब हो। और वहीं पे अगर आप इंडिया में रह रहे हो, एक मिनट को, इंडिया में रह रहे हो और इंडिया में आपके पास कार है, तो ये स्टिल ए लग्जरी है ना। अब समझना आपका, मतलब अब हम नहीं कह सकते कि हम मेरे से जितने, मतलब एक बात बता रहे हैं कि अब हमें तो नहीं पता है कि मेरे जितने भी बच्चे हम लोग से हमसे पढ़ रहे हैं, तो हमें नहीं पता ना कि कौन कितनी से लाइफस्टाइल से बिलोंग करता है, पर आप SSC का पेपर दे रहे हो, तो यानी कि हो सकता है कि आप मिडिल क्लास ही हो, ठीक है। हम नहीं जानते कि हाई क्लास भी हमसे पढ़ा होगा, पर हम ये जानते हैं कि लोअर क्लास और मिडिल क्लास ये पक्का हमसे पढ़ रहा होगा। अब मिडिल क्लास वाले ये चीज़ हमसे रिलेट कर पाएंगे कि अगर आपके पास कार है, तो 10 लोग कहते हैं भाई तुम्हारे पास तो कार है, भाई कार, दोस्त होंगे भाई कार ले आओ यार, भाई तुम अमीर आदमी हो, है ना, तो ये चीज़ हो गई, ठीक है।
नेक्स्ट आते द एक्सेप्टेड एवरेज कैलोरी। देखो मैंने क्या बताया था, पॉवर्टी के क्या हैं दो, एक कंजम्पशन एक इनकम। कंजम्पशन किस चीज का, खाने का, ठीक है, याद रखना। द एक्सेप्टेड एवरेज कैलोरी रिक्वायरमेंट इन इंडिया इज 2400 कैलोरीज पर डे, इन रूरल एरियाज 2100 कैलोरीज पर डे इन अर्बन एरियाज। ठीक है, देखो अगर आप कहाँ पे रूरल एरियाज में रह रहे हो, यहाँ पे लिखना रूरल एरियाज और यहाँ पे लिखना अर्बन, तो रूरल के हिसाब से आपके पास 2400 कैलोरीज आप खा रहे हो तो आप ठीक है, सफिशिएंट है। वेयर एज अगर आप अर्बन में रह रहे हो और 2100 तक का खा रहे हो तो भी ये सफिशिएंट है। अब देखो दो चीज़ें खा रहे हो, क्या क्या कैलोरीज क्या होती है, ये मतलब खाने से जो एनर्जी होती है एब्जॉर्ब, उसको बोलते हैं कैलोरीज। ठीक है, अगर आपको 2400 कैलोरीज खाने से मिल रही है रूरल एरिया में, या फिर अगर उससे नीचे मिल रही तो आप गरीब कहलाओगे, नहीं तो वेयर एज अर्बन में अगर आप 2100 कैलोरीज से नीचे खा रहे हो मतलब डेली डाइट में, तो भी आप गरीब कहलाओगे। ठीक है, तो 2400। अब एक चीज़ यहाँ पे आप कुछ लोग नोटिस कर पाए होंगे कि भैया रूरल में तो ज़्यादातर लोग ऐसे, ऐसी बात नहीं है कि गरीब हो, मतलब ऐसा होता ही है, ऑब्वियस सी बात है कि रूरल मतलब गांव देहात के लोग के पास इतना पैसा नहीं होता इन कंपैरिजन टू अर्बन या फिर शहर वाले लोगों के पास। तो रूरल के पास यहाँ पे कैलोरीज ज़्यादा क्यों है और अर्बन के पास कम क्यों है? देखो रिक्वायरमेंट मतलब कम क्यों दिया गया है फिगर, देखो क्योंकि रूरल में जो आदमी होता है वो ज़्यादा इसलिए खाता है, ज़्यादा कैलोरी की उसको इसलिए ज़रूरत पड़ती है क्योंकि वो फिजिकल वर्क ज़्यादा करता है, वो मेहनत ज़्यादा करता है, वो खेत में काम करता है, कभी कुछ कर रहा है कभी कुछ कर रहा है, तो उसको क्या है कैलोरीज की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। वेयर एज अर्बन सिटी में तो यहाँ पे पड़े हैं भाई बढ़िया चारपाई में, है ना, मतलब गरीब भी गरीब होगा भाई यार, सबके घर में चारपाई ये सब होगी, है ना, बढ़िया सो रहे हैं, या फिर काम है तो जरा जरा सा काम किया निपटाया वापस आ गए, है ना। तो मतलब उन लोग पे, अर्बन वालों पे इतना फिजिकल लोड नहीं होता है इन कंपैरिजन टू रूरल वालों से। ठीक है, द पॉवर्टी। अब देखो यहाँ पे इनकम की बात आ गई ऑन द बेसिस, अब कौन सी ईयर की कैलकुलेशन है ये आप याद रखना, 2011 और 12 की कैलकुलेशंस के हिसाब से। ठीक है, द पॉवर्टी लाइन फॉर पर्सन वाज फिक्स्ड एट ₹816 पर मंथ फॉर रूरल एरियाज एंड 1000 फॉर अर्बन एरियाज। यानी कि अगर आप 816 रुपए से कम कमा रहे हो मंथली, 816 रुपए से कम कमा रहे हो मंथली, तो आप गरीबी मतलब पॉवर्टी लाइन यानी कि गरीबी रेखा के अंदर आओगे। पॉवर्टी लाइन का मतलब होता है गरीबी रेखा। ठीक है, अगर आप अर्बन में हो, अर्बन का मतलब 1000 हो गया, अगर आप इससे कम कमा रहे हो तो आप पॉवर्टी लाइन के अंदर आओगे। ठीक है, अब देखो ये चीज़ आगे बढ़ गई थी वैसे। अब फैमिली, एक सेकंड रुकना। A family of 5 members living in rural areas and earning less than about 4,080 रुपए per month will be below the poverty line. A similar family in the urban area would be needed a minimum of 5,000 per month to meet their basic requirements. ये देखो, ये basic requirements की बात करी गई है, ये चीज़ याद रखना है। ठीक है, कि एक कंपैरिजन हम लोग को बताया गया है कि अगर आप रूरल एरिया में रह रहे हो तो आपको 4,080 रुपये महीने का चाहिए ही आपकी जीविका चलाने के लिए, वेयर एज सिटी में अगर रह रहे हो तो भी आपको 5,000 रुपये मिनिमम चाहिए ही चाहिए। ठीक है, ये सिर्फ एक कंपैरिजन था, वैसे ये इसको लिखने की इतनी ज़रूरत नहीं है, इधर ही वाली आपकी जो है वो मेन है। ठीक है, अब नीचे आते हैं, पॉवर्टी एस्टिमेट्स था ये, इधर ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, आपके एसएससी के मतलब का नहीं है। ठीक है, देखो एक चीज़ मैं बता दूं आउट ऑफ इसके है कि देखो अगर आपको लगता है कि जो चीज़ें मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है, देखो स्टोरी ऑफ सीवा रमन हो गया, ठीक है, ये सब जो जितने भी पार्ट हो गया ये क्योंकि मैं पहले से पढ़ के बैठा हूँ। ठीक है, तो मुझे पता है इससे किसी जहाँ से कोई क्वेश्चन किसी भी हाल में नहीं आता वहाँ से मैं पिकअप ही नहीं करता हूँ। ठीक है, वरना जो जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है जरा सी भी प्रोबेबिलिटी है मैं वहाँ पर मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, फिर भी कुछ अच्छे लोग होंगे, ऐसी बात नहीं, अच्छे मतलब सही मजाक भी कह रहा हूँ, कुछ अच्छे लोग होंगे सही में जो पढ़ना चाह रहे होंगे कि सर हमें ये और पढ़ा दो, हमें पूरी चीज़ बता दो। अब बोर्ड्स वाले मत कमेंट करना इस वाले में, क्या पता बोर्ड्स वाले भी गलती से यहाँ पहुँच गए हों, पर जो अपने एसएससी वाले हो गए, ठीक है, या फिर आप दूसरे भी आरआरबी या फिर किसी और एग्जाम के हो गए, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, या फिर हम लोग के टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप चैनल पर मैसेज ज़रूर कर दिया, आपका रिव्यू और फीडबैक ज़रूर लिया जाएगा इफ़ पॉसिबल। ठीक है, इफ़ पॉसिबल क्या, मान लो अगर आप लोग मुझे
ज़्यादातर लोगों ने कह दिया कि आप सर आरआरबी के लिए पूरा कंप्लीट पढ़ाओ या फिर आप अलग से हमें इतना पढ़ा दो, तो मैं कोशिश पूरी करूँगा 70% कि मैं आपके लिए स्पेशली बैच, भले ही मुझे सारी एनसीईआरटीज़ फिर से पढ़ानी पड़े लेकिन मैं पढ़ाऊँगा। 30% क्यों, कि मान लेते हैं जैसे कोई और भी बैच चल रहा होगा, मुझे टाइम नहीं मिल पाया, तो इसलिए ठीक है। और मैंने अगर एक बार अनाउंसमेंट कर दी कि मैं ये पढ़ाऊँगा तो पूरा कंप्लीट करके चलूँगा, ठीक है। इसलिए आप लोग परेशान मत होना, ठीक है। एक अब यहाँ पे आ जाते हैं, एक एसोसिएशन का नाम लिख लेना, हेड काउंट रेशियो, ठीक है। हेड काउंट रेशियो was 21.9% in India in 2011-12 स्टेट्स लाइक मध्य प्रदेश एंड असम, ठीक है। तो ये HCR एक टूल लिख लेना, ये यूज़ होता है, ठीक है। इसको भी ज़्यादा कुछ समझने के लिए है नहीं इसमें भी यार, रुक मैं देख लेता हूँ उसकी प्रॉपर डेफिनेशन, एक बार मेरे पास लिखी होगी, ऐसे बताऊँगा तो कन्फ्यूजन होगी आप लोग कोई। हाँ ठीक है, इसकी प्रॉपर देखो, अभी अगर मैं बताता तो भाई ये आप लोग को कन्फ्यूजन हो जाती कि मतलब इतने से इनकम या फिर उतने से लोग नीचे, वो अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं। पर अब देखो डेफिनेशन मिल गई, तो एग्जैक्टली ये हमें बताना चाह रहे हैं। HCR की डेफिनेशन लिख लेना जिसको अगर लिखनी हो, कि वो लोग, HCR इज अ काउंटिंग टूल यूज्ड टू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन। मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे ही बोलना, मतलब जैसे बोल रहा हूँ वैसे ही लिखना, ठीक है। कि HCR is a counting tool which is used to calculate the percentage of population living below the poverty line, ठीक है। HCR यानी कि क्या होता है, जो लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे रह रहे हैं, जितने परसेंट ऑफ पीपल्स मतलब पॉपुलेशन के परसेंट, उनको क्या बोलते हैं, HCR, ठीक है। 21.9% इन 2011 एंड 12, ठीक है। बिहार एंड ओडिशा कंटिन्यू टू बी द टू पुअरेस्ट स्टेट विद पॉवर्टी रेशियो ऑफ 33.7 एंड 32.6%, 32.6% रिस्पेक्टिवली, ठीक है। इसका मतलब समझ लेना, ये रेशियोस याद करने की जरूरत नहीं है, पर ये लाइन याद रखना कि बिहार एंड ओडिशा टू बी द टू पुअरेस्ट स्टेट हैं पॉवर्टी रेशियो के मामले में, ठीक है। बाकी परसेंटेज याद रखने दो, इतना सब नहीं पूछता है। अर्बन पॉवर्टी इज ऑल्सो हाई इन ओडिशा, मध्य प्रदेश, बिहार एंड उत्तर प्रदेश। अर्बन पॉवर्टी मतलब शहर की जो गरीबी है, ठीक है। स्टेट्स लाइक पंजाब एंड हरियाणा हैव ट्रेडिशनली सक्सीडेड इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी विद द हेल्प ऑफ हाई एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट। केरला हैज़ फोकस्ड, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ठीक है। मतलब अच्छे से याद रखना कि केरला के पास जो है वो उसने ज़्यादातर फोकस किस पे किया, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे। अब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट था क्या था, अब किसी लोग को नहीं पता होगा, किसी को पता होगा, जिसको पता है वो एक बार कमेंट में ज़रूर बताए, ठीक है। और जो नहीं पता भाई पिछला लेक्चर देख के आओ प्लीज़, ठीक है। सीरीज से देखो तभी काम बनेगा, ठीक है। यानी कि केरला है वो क्या है अपना, ज़्यादातर किसने उसने फोकस किया है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में, ठीक है। अब ये देखो इंटर डिस्पार्टी, द प्रोपोर्शन ऑफ पुअर पीपल इज नॉट द सेम इन एवरी स्टेट, ठीक है। और आते नीचे क्या है, इसमें ये लेक्चर ज़्यादा नहीं बड़ा होगा। एक तो ये एप्लीकेशन बहुत अच्छी है यार, ये एडोबी एक्रोबैट करके है, जहाँ तक हो सके तो बच्चा अगर किसी आपके पास कोई और एप्लीकेशन हो जिस पर मैं PDF खोल के सीधे लिख पाऊँ उसके ऊपर, तो बताना ज़रूर, ठीक है। अब यहाँ देखो कॉजेस ऑफ पॉवर्टी की बात करते हैं कि गरीबी के क्या रीजंस है, मुझे 1 सेकेंड दो बच्चे, ठीक है। One historical reason is the low level of economic development under the British colonial administration, ठीक है। सबसे बड़ा रीज़न क्या है, जो अपने ब्रिटिश वाले लोगों ने इतने साल राज किया है, तो उसके चक्कर में जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है इंडियंस का नहीं हो पाया है, जो ब्रिटिशर्स का था वो तो बहुत ज़्यादा हुआ है ना। तो समझ पा रहे हो कि मतलब क्या कहने का मतलब है, ठीक है। विद द स्प्रेड ऑफ इरिगेशन एंड द ग्रीन रेवोल्यूशन मैनी जॉब अपॉर्चुनिटीज वर क्रिएटेड इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, बट इफेक्ट वर लिमिटेड टू सम पार्ट्स ऑफ इंडिया। मतलब कि हर जगह काम नहीं कर पाया, पर ग्रीन रेवोल्यूशन ने काफ़ी ज़्यादा सहयोग दिया किसमें, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में, ठीक है। एक तो सब पॉवर्टी का जाहिर सी बात है, एक सबसे बड़ा रीज़न होगा अनएम्प्लॉयमेंट। भाई अनएम्प्लॉयमेंट में आपके पास मतलब कोई काम धंधा नहीं है, तो भाई आप गरीब हो गई ऑलरेडी, है ना। जहाँ आपके पास जॉब आई तो जो 2-4-5 हज़ार 10 हज़ार कुछ तो मिलेगा ना, तो वैसे ही आप पॉवर्टी लाइन के बाहर आ जाओगे। द करेंट एंटी पॉवर्टी स्ट्रेटजीज ऑफ द गवर्नमेंट इज बेस्ड ब्रॉडली ऑन 2 प्लैंक्स, ठीक है। एंटी पॉवर्टी मेजर्स यहाँ पे लिख लेना कि मतलब पॉवर्टी को कम करने के लिए क्या कर रहे हैं, प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ
टारगेटेड एंटी पावर्टी प्रोग्राम्स, ठीक है, दोनों का एज इट इज ऐसे ही लिख लेना, बहुत ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं समझने और समझाने के लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ से कुछ स्कीम्स आ जाएंगे, अपने स्कीम्स लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले लिखो रीजनल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। अब भाई मैं स्कीम को अलग से आपके लिए लेक्चर दूंगा, इससे अच्छा जो भाई जाहिर से बात है जो एनसीईआरटी के अंदर स्कीम्स लिखी हुई वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी ना। अब ऐसे क्या ना जाने कितनी स्कीमें चलती हैं, तो उन लोग को अलग से कवर करने से अच्छा कवर करते हुए चलेंगे, पर अलग ये परेशान ना हो ना, स्कीम्स के लिए हम अलग लेक्चर जरूर बनाएंगे, ठीक है। रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम वॉज लॉन्च इन 1995। द एम ऑफ द प्रोग्राम इज टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन रूरल एरियाज एंड स्मॉल टाउन्स, अ टारगेट ऑफ क्रिएटिंग 25 लाख न्यू जॉब, ठीक है। पहली बात ये याद रखना ना, कब लॉन्च हुआ है, 1995। ये इसके बारे में जानने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एसएससी वालों के लिए कि ये कब लॉन्च हुआ था, ठीक है, ये पूछ ज़रूर सकता है। इसका क्या एम था, एम था जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना, कहाँ पे, रूरल एरियाज़ में या फिर स्मॉल टाउन्स में। स्मॉल टाउन जैसे आप अपने टर्म्स में बात करते हैं कस्बे, जो प्रॉपरली एक तरह से शहर भी नहीं बने और ना ही गांव जैसे रहे, गांव देहात की तरह रहे, है ना, कस्बे जिन्हें बोलते हैं। दूसरी आप स्कीम लिखना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY वॉज लॉन्च इन 1999। डेट अच्छे से लिखना, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। द प्रोग्राम एम्स टू ब्रिंग द असिस्टेड द पुअर फैमिलीज अबव द पॉवर्टी लाइन बाय ऑर्गेनाइजिंग देम इनटू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स थ्रू अ मिक्स ऑफ बैंक क्रेडिट एंड गवर्नमेंट सब्सिडीज, ठीक है। इसका क्या काम था, इस स्कीम या फिर इस योजना का क्या काम था, जितने भी आपके पॉवर्टी लाइन के नीचे आने वाले पुअर गरीब फैमिलीज हैं उनको पॉवर्टी मतलब उनको अपलिफ्ट करना, ठीक है, यानी कि उनको थोड़ा सा पॉवर्टी लाइन के ऊपर लाने की कोशिश करना। कैसे, SHG यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। अब ये ग्रुप्स होते ही क्या है, ये छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं, ये मैं समझा देता हूँ। जैसे मान लो कि 10 लोग का एक, मान लो मोहल्ले का ग्रुप होगा, ठीक है, बहुत अच्छा एग्जांपल देंगे। जैसे मोहल्ला है, 2-3 गलियां हैं आपकी, तो उनका सेल्फ हेल्प ग्रुप होगा कि मान लेते हैं सब ने क्या किया कि मतलब 500 रुपये 500 रुपये सब ने जमा करे, ठीक है, सॉरी ये 5000 हो गया, 500 रुपये पूरे मोहल्ले ने जमा करे। अब जिसके मंथ के एंड में या फिर कभी भी उसको ज़रूरत होगी तो वो क्या करेगा, वो इसी ग्रुप से पैसा उठा लेगा, मतलब उसी मोहल्ले के ग्रुप से पैसा उठा लेगा। वेयर एज जब कभी फिर किसी और को ज़रूरत पड़ेगी तो यही सेम प्रोसेस रिपीट होता रहेगा। ये एक बहुत छोटा सा या फिर बेसिक एग्जांपल है सेल्फ हेल्प ग्रुप का, ठीक है। और ये बैंक क्रेडिट एंड गवर्नमेंट सब्सिडीज देना, बैंक से पैसे मिलना, ये सब होता है, ठीक है। मतलब SHG में नहीं होता है, पर थ्रू ए मिक्स ऑफ बैंक क्रेडिट। SHG आपका अलग है, बैंक क्रेडिट एंड गवर्नमेंट सब्सिडीज आपका अलग है, ठीक है। अब प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, ठीक है, PMGY लॉन्च इन 2000। कब लॉन्च हुई अपनी, 2000 में लॉन्च हुई। डेट बेटा बहुत अच्छे से याद रखना, ठीक है। जो ये NCERT की है इनको खास कर दिमाग में एकदम फीड कर लेना, प्रोग्राम कर लेना, ठीक है। Additional central assistance is given to the state for basic services such as primary health, primary education, rural shelter, rural drinking water and rural electrification। इसका क्या काम था, जो गांव देहात का अपना रूरल मतलब का गांव का एरिया होता है, वहाँ पे बेसिक सर्विस जैसे प्राइमरी हेल्थ, अच्छी मतलब हेल्थ फैसिलिटीज़ देना, सबका इलाज हो पाए अच्छे से। प्राइमरी एजुकेशन मतलब कि एक बेसिक एजुकेशन तो आप लोग के पास होनी ही चाहिए, मतलब रूरल एरियाज वालों के पास घर होना चाहिए। ये नहीं कि भाई थोड़ा समझो बात को, है ना, घर होना चाहिए। अब पानी का पीना, देखो क्या बोल रहे हैं, पीने का पानी साफ हो, ठीक है, बिजली हो, ठीक है। तो ये चीज़ें थी इस स्कीम के अंदर, ठीक है। एक और स्कीम है, इसको अभी मत लिखना, अंत्योदय अन्ना योजना। पहले बता दूं ये होती क्या है, अभी लिखना नहीं, ठीक है, सिर्फ अभी समझ लेना। अंत्योदय अन्ना योजना, इसका क्या काम था, AAY की पॉवर्टी लाइन के भी नीचे एक लाइन आती है, उसको बोलते हैं इसका नाम नहीं याद आ रहा यार, देखो सब अभी माइंड ब्लैंक हो जाता है अचानक से, ठीक है। हाँ, तो ये एक योजना थी जो इस लाइन के अंदर सेकंड वाली लाइन होती है, इसके भी जो अंडर आते हैं, तो उन लोग के लिए कुछ स्कीम्स निकाली गई थी, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, खत्म। अच्छा, वो नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट चैप्टर में है, हमें लगा इसी चैप्टर में इंक्लूडेड है अंत्योदय अन्ना योजना वाला लिखा होगा ना। सॉरी मुझे लगा कि ये आगे अभी कंटिन्यूड है, ठीक है। चलो फिर ये भी चैप्टर खत्म हो गया भाई, आप लोग को तो मज़ा आ गई होगी कब खत्म होगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर अब हम लोग कवर करेंगे क्या, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। इसमें आपका अंत्योदय अन्ना योजना वाली जो स्कीमें हैं वो सारी अच्छे से कवर्ड है, ठीक है। फिलहाल आज के लेक्चर के लिए इतना ही, धन्यवाद।